बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, C10 की डिस्कशन के साथ आपको वेलकम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एलानिन आर। एलानिन हमने आपके सामने ड्रा कर दी है। आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो हमने बीटा ऑप्शन टिक कर लिया। एलानिन आगे चल पड़ के एलानिन में 3 कार्बन है। सेकंड क्वेश्चन है ऑल आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट। हमने आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट लिखवाई है, उसमें वेलिन भी है, लाइसिन भी है, हिस्टिडीन भी है, लेकिन उसमें ग्लाइसिन नहीं आता। तो चार्ली ऑप्शन ग्लाइसिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है बल्कि एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। इसका मतलब है कि उसे हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बॉडी में थ्रू डिफरेंट रिएक्शंस खुद ही बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन है एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद ऑल ऑफ दीज टू प्रोड्यूस वाटर एक्सेप्ट। मैंने यहाँ पर एथेनोइक एसिड को एक एक करके सबसे रिएक्शन करवाया है। फॉर एग्जांपल एथेनोइक एसिड को एथेनॉल से रिएक्शन करवाया है। यहाँ पर बनता है इथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर और साथ वाटर बन जाता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएं तो सोडियम एसीटेट और वाटर बन जाता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलाएं तो हमारी किताब के मुताबिक ये साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कि ऑप्शन अल्फा, बीटा और डेल्टा सब में साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड या साल्ट और वाटर बन रहे हैं, या कम से कम वाटर तो डेफिनेटली बन रहा है। लेकिन चार्ली ऑप्शन को देखें तो एसिटिक एसिड को अगर सोडियम से मिलाया जाए तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन बनती है, यहाँ कोई वाटर नहीं बनता। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया कि सोडियम के साथ रिएक्शन पर वाटर नहीं बनता। फोर्थ क्वेश्चन आ गया द अमाइनो एसिड हैविंग एरोमेटिक रेजिड्यू इज। आप जानते हैं कि ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन के बाद जो आर है ना वो हाइड्रोजन होता है, ये है ग्लाइसिन। एलानिन ये रहा आपके सामने, प्रोलीन ये रहा आपके सामने और टायरोसिन ये रहा आपके सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है आर के लिए, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप है हेट्रोसाइक्लिक तो है लेकिन ये सैचुरेटेड है, और यहाँ पे एक एरोमेटिक रेजिड्यू आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर में जो कि है टायरोसिन, अल्फा ऑप्शन। आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। हमारी किताब में प्रोलीन, एलानिन और ग्लाइसिन तीनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो अगर आपको जो स्ट्रक्चर किताब में बने हुए हैं वो भी याद हों तो भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायरोसिन ही सही जवाब होगा, क्योंकि प्रोलीन, एलानिन और ग्लाइसिन तो सही जवाब नहीं है, उनमें तो एरोमेटिक रेजिड्यू नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, द स्केलेटल फार्मूला ऑफ वेलिन। वेलिन में ना जो आर ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल होता है, सही जी। आर ग्रुप जो है वो आइसोप्रोपाइल है, और यहाँ पर चार्ली ऑप्शन अगर आप देखें तो बनता है COOH, फिर कार्बन है जिसके साथ डेफिनेटली एक हाइड्रोजन लगी होगी, एक NH2 लगा हुआ है और साथ आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही जवाब लग रहा है। वेलिन के अंदर आर की वैल्यू होती है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप वेलिन में लगा है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। सिक्स क्वेश्चन है ऑल आर अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट। हम जानते हैं कि एस्पार्टिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है और वेलिन भी एक अमाइनो एसिड है, लेकिन एडिपिक एसिड जो है, एडिपिक एसिड तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो नाइलॉन 6 बनाने में इस्तेमाल होता है, वो अमाइनो एसिड नहीं है। तो बीटा ऑप्शन आपने यहाँ टिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ए बेसिक अमाइनो एसिड। हम जानते हैं कि आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन 3 बेसिक अमाइनो एसिड हैं। हमारे सिलेबस के अंदर 2 एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और बाकी 15 न्यूट्रल अमाइनो एसिड हैं। तो अल्फा ऑप्शन आर्जिनिन क्योंकि हमें दिया हुआ है बेसिक अमाइनो एसिड, तो हमने इसे टिक कर लिया। 8th क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड विच कंटेन्स बोथ प्राइमरी सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप्स इज। अच्छा ये जरा देखें, यहां पर आ गया एक कार्बन COOH, इसके साथ लगा C, डबल बॉन्ड CH, N, C, यहां पर N आ गया, H आ गया,
इस तरीके से। तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर NH2 और यहाँ पर CH, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ना जी, इसे हिस्टिडीन कह दिया है आपने, सही है जी। जिसमें R की वैल्यू ये होगी उसे हिस्टिडीन कहते हैं। और जब मैंने पढ़ाया था तभी हिस्टिडीन की इंपॉर्टेंस बताई थी कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन दोनों ग्रुप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है, क्योंकि ये आगे दो दो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन दोनों ही होते हैं डेल्टा ऑप्शन हिस्टिडीन में। ये क्लास के दौरान भी बात हुई थी। 9th क्वेश्चन देखें, व्हाट इज ट्रू अबाउट वेलिन। वेलिन, ये रहा वेलिन, इसके बारे में क्या बात सही है। अल्फा ऑप्शन देखें, इट मस्ट बी सप्लाइड टू आवर बॉडीज थ्रू आवर डाइट। ये हमने देख लिया है कि वेलिन, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने कहा कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी कि ये हमें खुराक में चाहिए होता है। तो अल्फा ऑप्शन इज ट्रू। बाकी ऑप्शन देखते हैं कि उनमें क्या गलती है। बीटा ऑप्शन, इट्स डेफिशिएंसी इन आवर डाइट में नॉट कॉज डिजीजेस। ये रॉन्ग है, क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी से हमारी किताब के मुताबिक डिजीजेस हो सकती हैं। चार्ली देखें, इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए शर्त होती है जी कायरल कार्बन। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो ना जी, उसे कहते हैं कायरल कार्बन। इस कार्बन को नोट करें जरा, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये कायरल कार्बन है। और अगर किसी एटम में किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन मौजूद हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो फिर वेलिन भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये तो सही नहीं लग रहा। जैसा कि हमने पहले कहा कि अल्फा ऑप्शन सही है, बाकी हम देख रहे हैं कि गलत क्यों है। अगला डेल्टा ऑप्शन, इट इज ए बेसिक अमाइनो एसिड। क्या ये बेसिक अमाइनो एसिड है? नहीं जी, यहाँ पर तो एक ही अमाइनो ग्रुप है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और हमें तो वैसे ही बेसिक अमाइनो एसिड के नाम याद हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, 3 ही बेसिक हैं, तो ये तो उसमें नहीं आ रहा। तो 9th में अल्फा हमने टिक कर दिया। 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बीटा ऑप्शन 10 हो गए। 11th आ गया, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन वेलिन। ये आ गया वेलिन फिर से। इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? आप देखें कि सिर्फ एक ही कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। बाकी अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो ना, वो कायरल नहीं होता जी, FSC के अंदर तो कम से कम नहीं होता। आगे चल पड़ते हैं, इस कार्बन को देखें तो इसके साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 ग्रुप एक जैसे हो जाएं तब भी कायरल नहीं होगा। तो 2 रूल हमें पता लग गए। अगर किसी के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हुए तो वो कायरल नहीं होगा। 2 ग्रुप एक जैसे लग गए तब भी कायरल नहीं होगा। डबल बॉन्ड बन गया तब भी कायरल नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है। तो 11 में हमने बीटा ऑप्शन 1 टिक कर दिया है। 12th क्वेश्चन देखें, ग्लाइसिन इज डिफरेंट देन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स ड्यू टू। अच्छा, ग्लाइसिन जो है ना, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन का बाकी अमाइनो एसिड से एक बड़ा बुनियादी फर्क है। वो ये फर्क है कि जो 20 अमाइनो एसिड हम पढ़ते हैं उनमें से सिर्फ यही ऐसा है जिसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, जो कि नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये बड़ा ना एक अहम कॉमन बात है, और इसके बारे में भी हमने क्लास में डिस्कशन की थी कि ग्लाइसिन अकेला अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अच्छा, ग्लाइसिन में देखें अल्फा हाइड्रोजन एटम है जी, है, वो तो अक्सर में होता है। ये देखें यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन ही है। इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन ही है। इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन तो सबके पास होते हैं। ग्लाइसिन ने अगर अल्फा हाइड्रोजन रखा है तो कोई तीर नहीं मारा। बीटा ऑप्शन देखें, न्यूट्रल इन नेचर, ये भी कोई नई बात नहीं है। 15 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो न्यूट्रल होते हैं। चार्ली देखें, इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड, ये ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड नहीं है। ये बड़ी खास बात है। ग्लाइसिन अकेला अमाइनो एसिड है आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है।
सही हो गई जी बात, तो ये आपने ज़रा ध्यान में रखना है। आगे चल पड़ते हैं। 13th क्वेश्चन, ए बायोपॉलीमर कंटेन्स 9999 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स एंड इट इज प्रेफरेबली कॉल्ड ए। याद रख लें कि अगर किसी अमाइनो एसिड के पास इतने अमाइनो एसिड आ जाएं कि उसका मोलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उसे प्रोटीन कहते हैं। हमने ऐसा पढ़ा है क्लास के अंदर कि भाई, बल्कि टेक्स्ट बुक में भी हमारे पास लास्ट पेज में जो चैप्टर है ना 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला, वहाँ पे लास्ट पेज में ऐसे बताता है कि अगर एक पॉलीमर के अंदर मोलर मास 10,000 तक आए अमाइनो एसिड्स चेन का, तो फिर उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, और अगर ज़्यादा हो जाए 10,000 से तो फिर उसे कहते हैं प्रोटीन। तो जनाब 13 में फिर हमने टिक कर दिया बीटा ऑप्शन प्रोटीन। क्यों टिक कर दिया? क्योंकि अगर 9,999 अमाइनो एसिड हैं तो डेफिनेटली उनका मास 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा। 13 क्वेश्चन में हमने देखा कि पॉलीमर के अंदर 9,999 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास कुल मिलाकर 10,000 से डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, तो अब हमें इसे प्रोटीन कहना चाहिए। आपने शायद 9,999 मोलर मास की बुनियाद पर पॉलीपेप्टाइड लिख दिया होगा, जो कि सही नहीं है। भाई, अगर मोलर मास 10,000 से कम है तो पॉलीपेप्टाइड, मोलर मास 10,000 से ज़्यादा है तो प्रोटीन। अगर अमाइनो एसिड ही 10,000 के करीब हैं तो उनमें से हर एक का मोलर मास जब आप काउंट करेंगे तो वो तो कई 10,000 से काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए आप इसे बीटा प्रोटीन कहेंगे। 14 क्वेश्चन देख लें। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर, मैंने याद करवाया था, मेथियोनिन और सिस्टीन, अल्फा और बीटा, मेथियोनिन और सिस्टीन। डेल्टा ऑप्शन को टिक कर दें। बोथ ए एंड बी, ये जो ना नाम लिखकर इनके आगे एस बनाया था हमने अपने जो टॉपिक था, लेक्चर था, उसके अंदर के मेथियोनिन और सिस्टीन दोनों के अंदर सल्फर होती है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 2 ब्यूटीन विल गिव। तो क्वेश्चन नंबर 15 आ गया और यहाँ पर हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 देखा था कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स हो सकती है और इससे दोनों ही हिस्से चले जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इस हिस्से से भी एसिटिक एसिड बन जाएगा, इस हिस्से से भी एसिटिक एसिड बन जाएगा, तो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। बीटा ऑप्शन में देखें 2 मोल्स ऑफ एथानोइक एसिड। 15 क्वेश्चन में हमने टिक कर लिया। 16 क्वेश्चन देखें। द अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड इज हिस्टिडीन। हिस्टिडीन सही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोलीन का स्ट्रक्चर के अंदर ये बता दिया है कि प्रोलीन जो होता है उसके अंदर, प्रोलीन के अंदर ये वाला जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये अनसैचुरेटेड नहीं होता, अनसैचुरेटेड नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास हिस्टिडीन है उसके अंदर ये वाला रिंग अनसैचुरेटेड होता है। इस तरीके से अभी हमने बात की, तो हिस्टिडीन याद रख लें। अल्फा जो है ऑप्शन, इसमें अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है ये। 16 में हो गया अल्फा ऑप्शन। 17 द इंटरनल साल्ट ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड हैज स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अल्फा अमाइनो एसिड क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ। अल्फा अमाइनो एसिड के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है पहले वो होता है इस तरह, और फिर ये वाला हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का NH2 के साथ मिलकर NH3 पॉजिटिव बना देता है। इसे कहते हैं ज्विटराइन या इंटरनल सॉल्ट कहते हैं इसे। और इंटरनल सॉल्ट का स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म की वजह से, प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन द मॉलिक्यूल की वजह से ऐसा हो जाता है। कुछ आसान सवाल। 18 अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेल्टा ऑप्शन प्रोटीन, और 19 सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसमें R सबसे छोटा होगा यानी कि हाइड्रोजन होगी, तो बीटा ऑप्शन ग्लाइसिन हो गया। 20th क्वेश्चन देखें। द करेक्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज।
एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जी, इसे हाइड्रोलिसिस नहीं कहेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी की मदद से ब्रेक डाउन। सही जी। बीटा ऑप्शन देखें, एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड और मेटल का रिएक्शन भी एसिड बेस रिएक्शन ही काउंट होता है। चार्ली ऑप्शन देखें, इथेन प्लस वाटर प्लस HCl, इथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमने नहीं देखा जी, ये तो टेक्निकली ही गलत लग रहा है रिएक्शन, लेकिन अगर इसे सही भी मानते तब भी ये हाइड्रोलिसिस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, पानी के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा। डेल्टा ऑप्शन सही लग रहा है। तो डेल्टा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये है कि इथाइल एसीटेट की करवा दी हमने हाइड्रोलिसिस और उससे एसिटिक एसिड बन गया और इथाइल अल्कोहल बन गया, इसे हाइड्रोलिसिस ही कहते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के नाम से। मैं बता दूं जी, अल्फा ऑप्शन एसिड बेस रिएक्शन है, बीटा ऑप्शन एसिड बेस रिएक्शन है, चार्ली ऑप्शन वो एक फिजिबल रिएक्शन नहीं है, और अगर उसे कोई रिएक्शन मान भी लें कि ये हो रहा है, इवन देन इट इज ए रिएक्शन विद HCl नॉट विद वाटर। सही है, पानी के साथ रिएक्शन होगा, कंपाउंड टूटेगा तो उसे हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो यहाँ पे पानी से रिएक्शन हो रहा है, कंपाउंड टूट रहा है, ये हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन पर बिल्कुल सही उतर रहा है। 20th में डेल्टा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 21st द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, हमने कहा था 21st तरह के सवालों में कि जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यहाँ पर अल्फा में एक हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन लगा दी, बीटा बन गया। एक और हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन लगा दी, चार्ली ऑप्शन बन गया। और 3 क्लोरीन लगा दिए तो डेल्टा ऑप्शन बन गया। तो 21 के अंदर हम ये देख सकते हैं कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। तो डेल्टा ऑप्शन सही लग रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। 22nd आ गया, द OH बॉन्ड ब्रेक्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन प्रोडक्ट इज। याद रख लें 22nd क्वेश्चन में हम ये रिएक्शन कोट कर सकते हैं कि अगर एसिटिक एसिड को सोडियम से मिलाया जाए तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा। और सोडियम एसीटेट का बनना इस बात की अलामत है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है। लेकिन जो बाकी रिएक्शन लिखे हुए हैं, एस्टर फॉर्मेशन, एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन, इन सब रिएक्शंस के बारे में हमने ऐसे सीखा है कि 4 रिएक्शन, बल्कि ये तो 3 हो गए, एक हो गया एस्टर का बनना, एक हो गया एसिड क्लोराइड का बनना, एक हो गया अमाइड का बनना, और चौथा मैं बता दूं एसिड एनहाइड्राइड का बनना। सही जी, ये एक टेबल बनाकर मैंने बताया था कि ये चारों के चारों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इनके अंदर जो OH है वो चला जाता है और उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता, बल्कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है एस्टर बनने के दौरान, एसिड क्लोराइड बनने के दौरान, अमाइड बनने के दौरान और एसिड एनहाइड्राइड बनने के दौरान। तो 22nd में हमने अल्फा ऑप्शन साल्ट बनने में लिख दिया कि यहाँ पे OH बॉन्ड टूट रहा है, जबकि बाकी तीनों में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। 23rd आ गया, ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट, फिर से देख लें, एस्टर फॉर्मेशन, बीटा ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन, चार्ली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, डेल्टा, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो फिर अल्फा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि एसिड की अगर आप रिडक्शन करेंगे तो फिर उससे अल्कोहल बनेगी। तो अल्कोहल का बनना रिडक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। 23rd में अल्फा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 24 आ गया, इथेन नाइट्राइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथानोइक एसिड थ्रू डैश इंटरमीडिएट। इथेन नाइट्राइल से एथानोइक एसिड बन सकता है, कौन से? इंटरमीडिएट के जरिए से। तो रिएक्शन लिख देता हूं जी मैं। 24th क्वेश्चन के अंदर मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ये है इथेन नाइट्राइल
इसको मैंने करवा दिया रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से पहले ना जी CH3CO NH2 बनता है और फिर उससे आगे बनता है CH3COOH। सही है जी बात। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो चार्ली ऑप्शन एसिड अमाइड है। ये बात हमें एसिटिक एसिड की तैयारी के रिएक्शन में मिलती है। तो यहाँ पर याद रख लें कि इथेन नाइट्राइल से दरमियान में एसिटामाइड बनता है और एसिटामाइड से बाद में एसिटिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन एसिड अमाइड हमने टिक कर दिया। इसे इथेन अमाइड भी कह सकते हैं, एसिड अमाइड को इथेन अमाइड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक और एक 2 कार्बन हैं। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन में बी आइडेंटिफाई करना है। 25th क्वेश्चन में हम मिला रहे हैं एक एसिड एसिटिक एसिड को अमोनिया से और यहाँ पर बन रहा है अमोनियम एसीटेट और अमोनियम एसीटेट को बाद में गर्म करते हैं तो उससे बन जाता है एसिटामाइड और साथ वाटर अमाइड फॉर्मेशन नामी रिएक्शन 256 पेज पर किताब में मौजूद है। और जो एसिटामाइड है इसे अभी मैंने कहा इथेनामाइड भी कहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। बी जो है बी वो क्या है, इथेनामाइड है अल्फा ऑप्शन। 26 क्वेश्चन आ गया। द आर ग्रुप इज पोलर या चार्ज्ड इन। हम जानते हैं ग्लाइसिन में हाइड्रोजन लगी होती है, एलानिन में CH3 लगा होता है और प्रोलीन में एक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन लगी होती है। 2-3 सवालों में वो सब आ चुके हैं। तो वो सब के सब पोलर नहीं होते। अलबत्ता जो एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड के अंदर 26 क्वेश्चन में एस्पार्टिक एसिड, बाकी 3 का स्ट्रक्चर क्योंकि डिस्कस हो चुका है आज के ही टेस्ट में, तो एस्पार्टिक एसिड के अंदर ये पोलर हिस्सा, ये वाला पोलर हिस्सा मौजूद है। ये वाला जी पोलर हिस्सा मौजूद है आर ग्रुप में, तो इसकी वजह से आप कहेंगे कि ये पोलर हो गया। 26 में बीटा ऑप्शन आपने टिक कर दिया। 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। कौन सही मैच नहीं है। कॉटन पॉलीसेकेराइड है, बिल्कुल सही बात है जी। कॉटन जो है वो पॉलीसेकेराइड है। कौन सी पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज है जी। और बीटा स्टीरॉइड्स प्रोटीन है, नहीं जनाब, स्टीरॉइड्स लिपिड्स की टाइप होते हैं। तो बीटा तो मिसमैच लग रहा है। चार्ली देखें डीएनए और न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल सही है। न्यूक्लिक एसिड और डीएनए एक ही बात है, या डीएनए और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, वही बात आ गई। डेल्टा ऑप्शन देखें, जाइमेज जो है वो एक एंजाइम की मिसाल है, बिल्कुल सही बात है। तो जाइमेज एंजाइम की मिसाल है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड की मिसाल है, चार्ली ऑप्शन। कॉटन पॉलीसेकेराइड की मिसाल है, अल्फा ऑप्शन। ये तीनों मैच हो रहे हैं, सही बातें हैं। जबकि बीटा स्टीरॉइड एक प्रोटीन है, ये मिसमैच है, स्टीरॉइड प्रोटीन नहीं है, स्टीरॉइड एक लिपिड है। 28 आ गया। विच वन इज ए टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर कौन सा है। मैंने बताया था कि हमारी किताब में 7 पॉलीमर लिखे हुए हैं, उनमें से पहले 4 एडिशन पॉलीमर हैं, जबकि बाकी 3 जो हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। और बाकी 3 में मिसाल है पॉलीएस्टर, 5th मिसाल में 6th एग्जाम्पल है पॉलीअमाइड नाइलॉन 66 और 7th मिसाल है एपॉक्सी रेजिन जिन्हें पॉलीईथर भी कहते हैं। तो वो सब के सब कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। जबकि पॉलीईथीन 28 में पॉलीईथीन ये हम पढ़ चुके हैं कि ये ईथीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीईथीन, इस तरीके से। सही जी। 400 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और 0.1% ऑक्सीजन की मौजूदगी में पॉलीथीन बनती है। ये बातें हमने सीखी हैं। डेल्टा ऑप्शन 28 में सही हो गया। 29 एंजाइम्स आर एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन होते हैं, ये बात हम सीख चुके हैं। 30 जी द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी 10,000 के करीब है जी, अल्फा ऑप्शन हमने यहाँ टिक कर दिया। 31 द नाइट्रोजन बेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर 31 में डीएनए के अंदर ATGC होता है, जबकि यूरासिल नहीं होती। यूरासिल जो है वो आरएनए में पाई जाती है। तो अल्फा ऑप्शन यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। 32nd पार्ट द नाइट्रोजन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 32 में कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं
और विटामिन में मुख्तलिफ एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये शर्त नहीं है कि उनमें हमेशा नाइट्रोजन होगी। कभी नाइट्रोजन हो भी सकती है, कभी नाइट्रोजन नहीं भी हो सकती। फैट्स में आप बात करें तो वो तो क्या हैं, वो हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होती है। लेकिन डेल्टा ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड देखें, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर तो डेफिनेटली एक शुगर होनी है, एक फॉस्फेट ग्रुप होना है और एक नाइट्रोजिनस बेस होनी है। तो नाइट्रोजिनस बेस तो होनी है भाई, उसके बगैर काम कैसे चलेगा न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजिनस बेस यानी कि नाइट्रोजन लाजमी तौर पर होती है। तो हमने 32 में टिक कर दिया कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ डेल्टा ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड। 33 है जी, विच वन इज इनकरेक्ट मोनोमर। आपको मोनोमर और पॉलीमर का जो है वो एक पेयर दिया गया है, आपने बताना है कि कौन से मोनोमर से कौन सा पॉलीमर नहीं बनता। पहला ऑप्शन है अमाइनो एसिड्स से एंजाइम, जी बिल्कुल बनते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन है और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती हैं, तो बिल्कुल सही कहा अल्लाह के फजल से कि एंजाइम जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनती हैं। बीटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड बनाते हैं। अभी हमने कहा कि फैटी एसिड जो होते हैं RCOOH और ग्लिसरॉल ये वाली जो मॉलिक्यूल है CHOH CH2OH, इनको अगर मिला लिया जाए तो इससे लिपिड बनते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। तो भाई यहाँ पर अल्फा भी सही लग रहा है, बीटा भी सही लग रहा है, ये करेक्ट मोनोमर मैच हुए हुए हैं। चार्ली देखें, ग्लूकोज से एमाइलेज बनता है। भाई ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज तो खुद ही मोनोमर है, ग्लूकोज से एमाइलेज नहीं बन सकता, ग्लूकोज से एमाइलेज नहीं बन सकता, ग्लूकोज तो खुद ही मोनोमर है C6H12O6। और डेल्टा ऑप्शन देखें, मोनोन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड। भाई न्यूक्लिक एसिड ये जो है ना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और वो मोनोन्यूक्लियोटाइड बार बार आपस में पॉलीमराइज होकर न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। तो असल में मोनोन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। डेल्टा ऑप्शन में क्या हो गया कि मोनोन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है। सही है जी मामला। तो अब पता क्या लगा कि इनकरेक्ट कौन है। अमाइनो एसिड से एंजाइम सही है, वो मोनोमर और पॉलीमर कॉम्बिनेशन सही है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से लिपिड बनता है, बिल्कुल बनता है। डेल्टा ऑप्शन देखें, मोनोन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है, बिल्कुल बनता है। ग्लूकोज से एमाइलेज बनता है, नहीं जी, तो फिर ये इनकरेक्ट मोनोमर रिलेशनशिप हो गया। ग्लूकोज से एमाइलेज नहीं बनता, बल्कि ग्लूकोज इज इटसेल्फ ए मोनोमर। 34 देखें, द पॉलीमर विच वन इज नॉट सिंथेटिक। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, हमने एग्जाम्पल पढ़ी, उसे विनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। पॉलीएथिलीन अभी हमने देखा कि ये खुद से बनाते हैं हम। पॉलीविनाइल एसीटेट, ये भी हमारी किताब में मिसाल लिखी हुई है, विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन से बनता है। जबकि बीटा सैंड को हम नहीं बनाते, वो तो कुदरती तौर पर ज़मीन में काफ़ी मिकदार में समंदरों पर, शोर्स पर पाई जाती है। तो बीटा ऑप्शन इज़ नॉट ए सिंथेटिक पॉलीमर, सैंड इज़ नॉट ए सिंथेटिक पॉलीमर। 35th क्वेश्चन आ गया, अ पॉलीमर विच इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर की मिसाल दें। तो मैं ना अब ज़रा ये बता दूं आपको, मैंने वैसे क्लास में बड़ी लंबी डिटेल बताई थी कि एडिशन पॉलीमर कौन कौन है और कंडेंसेशन पॉलीमर कौन कौन है, लेकिन फिर भी पॉलीईथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये सब के सब एडिशन पॉलीमर हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में मैंने आपको मिसालें दी थी 4, वो थे पॉलीएस्टर, वो थे पॉलीअमाइड, वो थे एपॉक्सी रेजिन और वो थे बेकेलाइट। तो ये क्या है, ये सब हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ये सब हैं
एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। सही है जी बात। तो अब हमें क्या पूछा गया, कंडेंसेशन पॉलीमर कौन है, तो सारी बात है बेकेलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। 36 देखें, अ पॉलीमर विच कंटेन पॉलीअमाइड लिंकेज। पॉलीअमाइड लिंकेज किस में होती है, नायलॉन 6,6, ये बता चुके हैं हम जी। इसके लिए भी हमने एक छोटा सा टेबल बनाया था, अगर आपने लेक्चर सुना है तो आप ये सवालों को बड़े फ्लुएंटली हल कर रहे होंगे। तो नायलॉन 6,6 के अंदर हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड के अंदर ये वाला लिंकेज होता है CONH लिंकेज, इसे अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। तो 36 में अल्फा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 37 विच वन इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ PVC प्लास्टिक। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक किससे बनता है, डेफिनेटली ये विनाइल क्लोराइड से बनेगा। अब सवाल ये है कि विनाइल क्लोराइड क्या होता है। सही जी, विनाइल क्लोराइड देखना पड़ेगा। तो विनाइल क्लोराइड जो है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये है मोनोमर विनाइल क्लोराइड। इससे पॉलीमर कैसे बनाना है, एक बॉन्ड इधर लगाएं, एक बॉन्ड इधर लगाएं, ये खत्म कर दें और ब्रैकेट लगा दें, नहीं जा पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, बीटा ऑप्शन यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड का रिपीटिंग यूनिट लग रहा है। 38 विच इज़ नॉट ए मैक्रोमॉलिक्यूल। DNA बहुत सारे जो है न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है, तो वो हो गया जनाब एक मैक्रोमॉलिक्यूल। इंसुलिन, उसमें भी बेतहाशा अमाइनो एसिड होते हैं, तो वो भी हो गया बेतहाशा, थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, 51 के करीब होते हैं शायद, तो वो भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल हो गया। स्टार्च में ग्लूकोज बहुत सारे लगे होते हैं, तो वो भी अमाइनो मैक्रोमॉलिक्यूल है। लेकिन ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि वो बड़ा छोटा सा होता है, उसमें कार्बन के साथ दो तरफ हाइड्रोजन लगी होती है, एक तरफ COOH, एक तरफ NH2, तो ये तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। तो 38 में हमने कह दिया कि चार्ली ऑप्शन ग्लाइसिन एक मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। 39 में पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स गिव द पॉलीमर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किससे बनता है, तो टेफ्लॉन बनता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन से, इससे बनता है जी, ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीमर कैसे बनेगा इसका, एक बॉन्ड इधर लगाएं, एक बॉन्ड इधर लगाएं, डबल बॉन्ड खत्म करके ब्रैकेट लगा दें, तो ये है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे टेफ्लॉन भी कहते हैं, जो नॉन स्टिक पैन बनाने में, कोरोजन फ्री पार्ट्स बनाने में मशीनरी के इस्तेमाल होता है। 40th क्वेश्चन देखें, एन एडिशन पॉलीमर इज शोन बिलो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मोनोमर। मोनोमर का स्ट्रक्चर बताना है। अब जैसे हमने पॉलीमर बनाया ना, तो इससे वापस मोनोमर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इधर से बॉन्ड खत्म करें, इधर से बॉन्ड खत्म करें, दोनों तरफ से बॉन्ड खत्म करें, दरमियान में डबल बॉन्ड डाल दें, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मोनोमर बन जाएगा। और अगर मोनोमर से पॉलीमर बनाना हो तो एक बॉन्ड राइट, एक बॉन्ड लेफ्ट, आपस में खत्म, तो ये हो जाएगा पॉलीमर। मोनोमर कैसे बनेगा, राइट वाला बॉन्ड खत्म, लेफ्ट वाला बॉन्ड खत्म, दरमियान में बॉन्ड आ गया। सही जी, ये मोनोमर है। तो अब देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो बार बार रिपीट होता नजर आ रहा है ना मुझे, वो नजर आ रहा है ये वाली बेंजीन, इसके साथ 1 2, ये स्ट्रक्चर रिपीट होता मुझे बार बार नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको भी ऐसे ही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये जो कोना होता है ना, इसमें कार्बन लगा होता है, तो यहाँ पर लगा होगा कार्बन CH2। सही जनाब, तो यहाँ पर CH2 लगा होगा। आगे चल पड़ते हैं, CH2 लगेगा, और यहाँ पर देख लें CH2 लगाएंगे तो मुझे लगता है कि बॉन्ड जनाब यहाँ पर CH लगा होगा जी, और यहाँ पर CH2 लगा होगा। सही जनाब, इस तरीके से हो गया। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसने भी आगे बॉन्ड बनाया हुआ होगा, इसने भी आगे बॉन्ड बनाया होगा। सही जनाब, और ये बॉन्ड फिर इसी तरीके से आगे फिर स्ट्रक्चर चल पड़ेगा। ये लें जनाब, ये लें, इस तरह आ गया, और इसी तरीके से सारी चेन चल रही होगी। अब ये स्ट्रक्चर है मेरे मोनोमर का। मैंने राइट वाला बॉन्ड खत्म किया, लेफ्ट वाला बॉन्ड खत्म किया, और आपस में डबल बॉन्ड डाल दिया, तो ये क्या बन गई, ये तो बन गई जनाब विनाइल बेंजीन, जिसे स्टायरीन कहते हैं।
तो ये है स्टायरीन। सही जी, दोबारा से एक बारी बनाना चाहिए हमें। तो एक बारी फिर से देखते हैं कि मैंने ये काम कैसे किया है। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने लिख लिया पॉलीमर। ये मैंने लिख दिया पॉलीमर के एक बेंजीन है, उसके साथ ऐसे लाइन लगी हुई है, फिर ऐसे लाइन लगी हुई है, इस तरह है, इस तरह है। तो मैंने यहाँ से क्या अंदाज़ा लगाया, और ये आगे भी चल रही है लाइन, लें जी ऐसे है। यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो मोनोमर है वो ये हिस्सा मोनोमर है, ये हिस्सा मोनोमर है, और इस मोनोमर के अंदर यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगी हुई हैं। अब मैंने कहा जी ये वाला बॉन्ड ख़त्म कर दें जो राइट पर बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड ख़त्म कर दें जो लेफ्ट पर बना हुआ है, आपस में डबल बॉन्ड डाल दें तो ये मोनोमर बन जाएगा। तो मोनोमर बन गया चार्ली ऑप्शन, जिसका नाम है विनाइल बेंजीन या स्टायरीन जिसे कहते हैं। 41 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने ये सीख लिया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं फिनोल से। ये मैं लिख भी देता हूँ, हालांकि ये बात हो चुकी है कि ये फिनोल से बेहतर एसिड होते हैं। फिनोल वाटर से बेहतर एसिड होती है और वाटर एथानॉल से बेहतर एसिड होता है। और हमने ये भी सीखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लग जाए तो वो एसिडिटी को बढ़ाता है। तो जनाब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है चार्ली ऑप्शन में, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड बन चुका है। 42nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इथेन नाइट्राइल। 42nd क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि इथेन नाइट्राइल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस यील्ड्स, इसकी अगर एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड बनता है। एंड ऑन कंप्लीट रिडक्शन प्रोड्यूसेस, और ये जो एसिटिक एसिड है इसकी कंप्लीट रिडक्शन अगर कर दी जाए तो इससे क्या बनेगा। तो ये हम ज़रा देख लें कि इसकी कंप्लीट रिडक्शन कर दी जाए तो ये चला जाता है CH3 में। सही जनाब, तो इससे इथेन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात देख लें कि इथेन नाइट्राइल की जो कंप्लीट रिडक्शन है यानी कि CN ग्रुप की, वो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सवाल का मकसद जो है ना वो ये पूछना था कि इथेन नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलाइसिस की तो ये बन गया, और उसकी कंप्लीट रिडक्शन की जाए तो इथेन बन जाता है। सही हो गई जी बात। तो सवाल की सेंस जो है वो थोड़ी सी मिसलीडिंग टाइप की है, देखकर ऐसे लग रहा है कुछ एंड जो वर्ड है ना यहाँ पर उससे ऐसे लग रहा है कि शायद पूछना ये चाह रहा है कि इथेन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है और इथेन नाइट्राइल की कंप्लीट रिडक्शन से क्या बनता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में जो वर्ड एंड है इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। वैसे इसका मतलब ये है कि इथेन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से ये बनता है और इसके आगे कंप्लीट रिडक्शन से क्या बनता है, तो वो इथेन बनता है। क्योंकि इथेन नाइट्राइल की जो रिडक्शन है कंप्लीट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लग रहा था वो बेस्ट वो लगा देना है। वैसे बता देता हूं कि अगर इथेन नाइट्राइल की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिडक्शन करवा दी जाए तो CH3 के साथ जो C है वो CH2 में और जो N है वो NH2 में चला जाता है। सही हो गई जी बात। अलबत्ता फ़िलहाल हमने जवाब जो लगाया है वो लगा लिया है चार्ली ऑप्शन, एथानोइक एसिड और ईथेन। सही जनाब। अब यहाँ पर अगर किसी ने डेल्टा ऑप्शन लगाया है तो पहले तो बात ये है कि डेल्टा ऑप्शन लगाने के लिए आपके पास ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, क्योंकि हमारी किताब में कोई भी नाइट्राइल की कंप्लीट रिडक्शन की बात नहीं हुई भी। अगर आपने कहीं से किसी टीचर से सुना हुआ है तो सही है, आपने डेल्टा लगाया तो आपकी नॉलेज वाइज आपका जवाब सही है, आप इस पर अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो मकसद था सवाल में एक एंड को अगर माइनस कर दें तो उसके मकसद के तहत बात ये थी कि इथेन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाएं आप
एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं तो क्या बनता है, और उसकी कंप्लीट रिडक्शन करवा दें तो क्या बनता है, तो एथेनोइक एसिड और इथेन यहाँ पर सही जवाब हो गए चार्ली ऑप्शन। 43rd क्वेश्चन देखें, द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 43rd में हमें पूछ रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं RCOOH वो बेहतर एसिड हैं ROH से। अच्छा आगे चलते हैं। The greater acidity of carboxylic acids compared to alcohols arises primarily from। मैंने ऐसे बताया है, लोग काफ़ी बार ये सवाल पूछ रहे हैं, पिछले दिनों में भी हम इसका जवाब देते रहे हैं, आज भी ये बात हम करेंगे कि जनाब जो एक एसिड की स्ट्रेंथ है, एसिड कौन सा ताकतवर होगा, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि अगर वो एसिड प्रोटॉन दे दे तो जो पीछे नेगेटिव आयन बचता है वो कितना स्टेबल है। यहां पर जो नेगेटिव आयन है वो रेजोनेंस करता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि अल्कोहल अगर प्रोटॉन दे दे तो उससे जो एल्कोक्साइड आयन बनता है उसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। जिसका प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा वो एसिड अच्छा नहीं होगा। सही है जी, जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो एसिड अच्छा होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेहतर एसिड हैं अल्कोहल से, इसलिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो नेगेटिव आयन बनता है ना वो स्टेबल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो नेगेटिव आयन बनता है वो स्टेबल होता है। इस तरह की कोई बात कहीं लिखी हुई है, देखते हैं। अल्फा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमें ऐसा नहीं पता। बीटा ऑप्शन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप वैसे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है। ये हमने बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि C डबल बॉन्ड O जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। चार्ली देखें, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन जा रहा है वो ये वाला जा रहा है, अल्फा हाइड्रोजन होता है ये वाला अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन है। इसके एसिडिक होने से ये एसिड नहीं बन रहा, एसिड तो ये बन रहा है अपने हाइड्रोजन की वजह से, जो एसिड का अपना हाइड्रोजन है। तो अल्फा, बीटा और चार्ली में कोई भी मुझे कन्विंसिंग आंसर नहीं लग रहा। अगर डेल्टा भी कन्विंसिंग ना लगा तो फिर कुछ और बात करेंगे, लेकिन डेल्टा उम्मीद है कि मुझे सही आंसर ही होगा। डेल्टा ऑप्शन है द रेजोनेंस स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कार्बोक्सिलिक आयन। यस बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्यों भाई? क्योंकि एसिड वो स्ट्रांग होगा जिसका एनाइन स्टेबल है, एसिड वो स्ट्रांग है जिसका एनाइन स्टेबल है। ये बात पक्की हो गई। इसीलिए हमने फिनोल को भी एसिडिक कहा था। फिनोल पानी से अच्छा एसिड क्यों थी, या फिनोल अल्कोहल से अच्छा एसिड क्यों थी? क्योंकि फिन ऑक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज था और कार्बोक्सिलेट आयन में और ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, इसलिए ये भी अच्छा है। तो 43rd में हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया, तो ये हो गई सही बात। 44 वाई इज एथेनोइक एसिड a stronger acid in liquid ammonia than in aqueous solution। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। 44 क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास एथेनोइक एसिड हो और आप उसे पानी में डालें तो एथेनोइक एसिड वीक एसिड के तौर पर काम करता है, लेकिन अगर आपने एथेनोइक एसिड को अमोनिया से मिला दिया तो फिर वो स्ट्रॉन्गर एसिड के तौर पर काम करेगा। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह हमने क्या बताई? हमने कहा कि जनाब एसिड जो है ना वो बेस के साथ ज़्यादा अच्छा एसिड होता है। सही जी, एसिड को अगर एसिड में डालेंगे फिर वो एसिड के तौर पे काम नहीं करेगा। एसिड को पानी में डालेंगे तो भी वो आयोनाइज हो सकता है, कुछ हद है, लेकिन अगर एसिड को बेस से मिलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। एक मिसाल दे देता हूँ, इंशाल्लाह आपको याद आ जाएगी बात। हमने ये पढ़ा था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएं तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो आती है -57.4, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। सही जी। अगर एक स्ट्रॉन्ग होगा दूसरा वीक होगा तो ये वैल्यू जो है वो स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली
लेस देन -57.4 होगी। और अगर आपने दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस इस्तेमाल कर लिए तो फिर ये वैल्यू वेरी लेस देन -57.4 हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप एसिड को बेस से मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर एसिड को वीक स्पीशीज से मिलाएंगे तो फिर वो वीक के तौर पर ही काम करेगा। अगर एसिटिक एसिड वीक है, आपने उसे पानी में डाला तो वो वीक एसिड था। अगर आप उसे पानी से स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाएंगे, जैसे जैसे बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होती जाएगी, ये ज़्यादा आयन बनाना पसंद करेगा। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन देखें, अमोनिया इज़ ए स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। याद रख लें, नया कंसेप्ट हमने सीखने लिया आज कि भाई अगर आपने एक वीक एसिड के ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज़ करवाने हैं, उसको ज़्यादा आयोनाइज करवाना है, तो फिर आप उसे बेस से मिलाएं और रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस से मिलाएंगे तो फिर वो ज़्यादा आयन बनाएगा। इसी वजह से एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिलता है तो फिर वो ज़्यादा अच्छा काम करता है और ज़्यादा आयन बनाता है। रीज़न क्या है? रीज़न मैंने बता दी कि भाई जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि वाटर के मुकाबले में अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिटिक एसिड ज़्यादा आयन बना रहा है। अगर आप अमोनिया की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लेते तो फिर और ज़्यादा एसीटेट जो है वो रिएक्ट कर लेता। सही जी। तो अल्फा ऑप्शन, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, यही ऑप्शन सही है। इसके अलावा और कोई वजह है नहीं। सही है। बाकी ऑप्शन हमने इसलिए नहीं पढ़े कि बाकी और कोई वजह है ही नहीं। वजह सिर्फ यही होती है जैसे जैसे बेस की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे एसिड के प्रोटॉन बनाने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। 45th क्वेश्चन देखें, विच वन इज मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड का फार्मूला मैं आपको याद करवा दूं। मेलोनिक एसिड में CH2COOH होता है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है जी। बीटा ऑप्शन में CH2COOH होल ट्वाइस लिखा हुआ है। 46 में देखें, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एसिटिक एसिड की रिडक्शन, पेज मौजूद है 257 पर। यहाँ पर एथानॉल बनती है। अगर आपने ये रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की मौजूदगी में तो यहाँ पर इथेन बन जाएगी। फिलहाल अल्फा ऑप्शन हमने यहाँ टिक कर दिया है। 47 को देखें जी। 47 में पूछता है ऑल आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक्सेप्ट। अभी अभी हमने पढ़ा कि चार्ली ऑप्शन मेलोनिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देख लें। ऑक्सालिक एसिड अल्फा ऑप्शन भी ड्रा कर देता हूँ, ये है ऑक्सालिक एसिड। आप देख सकते हैं कि ये भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है 47 में। और इसी तरीके से टार्टारिक एसिड भी मैंने यहाँ ड्रा कर दिया। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, तो ये भी डायोइक एसिड है। जबकि बीटा ऑप्शन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, इसमें तो एक भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। तो 47 में हमने बीटा पिक्रिक एसिड टिक कर दिया। 48 एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल एंड आर यूज्ड एज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। आगे क्या पूछता है, एमाइल एसीटेट हैज़ दी फ्लेवर ऑफ। एमाइल एसीटेट का फ्लेवर कैसा है जी? बनाना है, तो हमने टिक कर दिया बनाना स्मेल। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 49 दी वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। हमने पढ़ा हुआ है पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नाम दोबारा से सुन लें, पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो हैं फेहलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन,
और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि डेल्टा ऑप्शन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आउट ऑफ ऑल दीज। तो 49 में डेल्टा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 50th क्वेश्चन, अमाइनो एसिड्स हैव अमाइनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स दीज ग्रुप्स। ऑप्शन है जी मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड अभी मैंने ड्रा किया था, उसमें तो अमाइनो एसिड नहीं था, यानी कि उसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों नहीं थे। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन, ये तीनों अमाइनो एसिड की मिसालें, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 50th क्वेश्चन हमें क्लियर होना चाहिए। 51, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ प्रोपीन विल यील्ड। 51 में प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा दें, दोनों हिस्से चले जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एक, दो वाला एक, फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड यानी कि मेथानोइक एसिड और एथानोइक एसिड। बीटा ऑप्शन 51 में हमने टिक कर दिया। 52nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट ए डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड में ना दो अमाइनो एसिड होने चाहिए। आप अल्फा ऑप्शन में देखें कि आपको एक डाईपेप्टाइड नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप ये पहचान कैसे लेंगे कि कोई डाईपेप्टाइड है या फिर कोई डाईपेप्टाइड नहीं है। इस तरह कि आप उनमें जो CONH बॉन्ड है ना, CONH बॉन्ड जो है उसके एक तरफ एक अमाइनो एसिड ड्रा हुआ होगा और दूसरी तरफ दूसरा अमाइनो एसिड ड्रा हुआ होगा। सही जी, यहां पर एक अमाइनो एसिड है, यहां पर दूसरा अमाइनो एसिड होना चाहिए। अगर यहां पर एक अमाइनो एसिड है तो उसका अमाइनो ग्रुप तो आपको नजर आ रहा है, आपको एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नजर आना चाहिए। और यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप भी नजर आना चाहिए है। सही है जी, क्योंकि अमाइनो एसिड में अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरफ और अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरी तरफ, दोनों तरफ होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर आपको दोनों ग्रुप नजर ना आए तो इसका मतलब है कि जनाब ये जो है ये एक डाईपेप्टाइड नहीं है, यानी कि ये दो अमाइनो एसिड से मिलकर बनने वाली शय नहीं है। अल्फा ऑप्शन देखें, आपको लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों पर COOH भी नजर आ रहा है, NH2 भी नजर आ रहा है, बीटा भी ऐसा ही है। चार्ली देखें जी, चार्ली का स्ट्रक्चर मैं ड्रा करके आपको दिखा देता हूं। HOC CH2 CONH CH2 6 और NH2। अब मैंने क्या कहा था कि जनाब यहां से आपने कर लेना है डिवाइड, एक हिस्सा आपको यहां नजर आएगा, एक हिस्सा आपको यहां नजर आएगा। अब अगर ये एक डाईपेप्टाइड हुआ तो जिस तरफ CO है उसके साथ NH2 भी होगा और जिस तरफ NH है उसके साथ CO भी होगा। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर NH ही हैं दोनों तरफ, इस तरफ दोनों तरफ CO ही हैं। तो अब जनाब ये एक अमाइनो एसिड नहीं है, बल्कि आप में से जो लोग स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से याद करते हैं वो जानते हैं कि ये नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर है जो कि एक पॉलीअमाइड है। सही जी, तो चार्ली ऑप्शन हमने यहाँ टिक कर दिया। 53rd देख लें, द पेयर ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैव मोर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो अल्फा ऑप्शन जी हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, तीन बेसिक अमाइनो एसिड हैं और बेसिक अमाइनो एसिड की डेफिनेशन ये है कि उसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन हिस्टिडीन और लाइसिन 53rd में सही हो गया। 54 देखें, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द वन विच इज परफेक्टली रिलेटेड टू दीज स्टेटमेंट्स। नंबर 1, यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये कोई एल्डिहाइड होगा क्योंकि एसिड जो हैं वो सिल्वरिंग ऑफ मिरर में इस्तेमाल नहीं हो रहे। और दूसरा, यूज्ड इन मेकिंग फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड से बना है। तो यहां पर अल्फा ऑप्शन CH2O या HCHO जो है वो हो सकता है सही ऑप्शन। 54 में अल्फा ऑप्शन वो फॉर्मेल्डिहाइड ना सिर्फ सिल्वरिंग ऑफ मिरर में इस्तेमाल होता है बल्कि फॉर्मलिन बनाने में, यानी कि वो जो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर वो बनाने में भी 54 इस्तेमाल होता है। 55, अमाइनो एसिड यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयंस
दिस मीन्स दैट दे कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, अमाइनो एसिड जब ज़्यूटराइन बनाता है ना जी, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, NH3 पॉजिटिव, CH, COO नेगेटिव और जनाब R। सही है। अब यहाँ पर ये वाला ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टीज देता है? एसिडिक प्रॉपर्टीज, क्लास में डिस्कस हो चुका है। और ये वाला ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टीज देता है जी? बेसिक प्रॉपर्टीज देता है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई ड्यू टू COO नेगेटिव और एसिडिक प्रॉपर्टीज हो गई ड्यू टू NH3 पॉजिटिव ज़्यूटर आयन के अंदर। सवाल उसने कहा ज़्यूटर आयन में बेसिक प्रॉपर्टी कौन देता है? तो हमने कहा COO नेगेटिव। और एसिडिक प्रॉपर्टी कौन देता है? NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 56 बड़ा अच्छा सवाल है जी, हमने ये क्लास में पूछा भी था, क्योंकि ये तकरीबन आप ऐसे कह लें कि बड़ा मशहूर ज़माना सवाल है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड एट pH 6 pH पर क्या होगा? ये ज़्यूटर आयन है जी। ज़्यूटर आयन की आपने pH कर दी 6 का मतलब है 7 से कम। जब pH 7 से कम होगी तो हाइड्रोजन आयन आप ऐड करेंगे। जब आप हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में डालेंगे तभी pH 7 से कम होगी। और जब आप हाइड्रोजन आयन डाल रहे होंगे तो वो हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे भाई? वो हाइड्रोजन COO नेगेटिव से मिलेंगे, क्योंकि वो बेसिक है। और इस तरीके से सारे COO नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जबकि NH3 पॉजिटिव अपनी ही जगह पे रहेगा, क्योंकि एसिड एसिड से रिएक्ट तो करता नहीं। तो pH 6 पर COO नेगेटिव जो हैं वो COOH में चले जाएंगे, जबकि NH3 पॉजिटिव अपनी ही जगह रहेंगे। चार्ली ऑप्शन देखें, NH3 पॉजिटिव, CH2, COOH, ये होगा pH 6 पर। 57 प्लास्टिक टॉयज आर, प्लास्टिक टॉयज पॉलीस्टाइरीन से बन रहे हैं और वो चार्ली ऑप्शन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर हमने कंडेंसेशन पॉलीमर्स को कहा था, यानी कि बेकालाइट, यानी कि पोलियमाइड, यानी कि पॉलीएस्टर और एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन जी, तो चार्ली ऑप्शन एपॉक्सी रेजिन जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर हो गया। 59 आ गया, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डाई अमीन पॉलीमराइज टू फॉर्म, ये रहा जी, ये नाइलॉन 6 बनाते हैं। बीटा ऑप्शन बहुत ही आसान सवाल, आपको आता ही होगा यकीनन। और 60 व्हेन एसिड अमाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय बॉइलिंग विद एसिड। एसिड अमाइड कहाँ गया जी? एसिड अमाइड है CH3CONH2 और इसकी आपने करवा दी है एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो इससे बनेगा एसिटिक एसिड। अगर आप इसकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा देते तो फिर ये साल्ट बन जाना था। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते तो सोडियम एसीटेट बनना था, पोटाशियम के साथ कराते तो पोटाशियम एसीटेट बनना था। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले दिन इस पर बात की थी। तो जी अच्छा टेस्ट है, बारीक बारीक बातें पूछी हुई हैं। उम्मीद है कि 52 के करीब आपके नंबर जो है ना इसमें आए होंगे। जो लोग पहले थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर रहे थे इसमें 52 तक आए होंगे। अगर वो इससे आगे गए हैं से 55 तक तो फिर तो बहुत अच्छे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप आम तौर पर 50 से 52 में रहे होंगे, जो कि हमारे टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स हैं। और जो बाकी हैं जो कोशिश कर रहे हैं टॉप स्कोरिंग करने की और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे उसमें आने वाले दिनों में, उनका जो स्कोर है वो 45 से 48-9 के दरमियान रहा होगा, ऐसी मेरी प्रिजम्पशन है। आप लाजमी मेरी तस्हीह कर सकते हैं मैसेज करके कि हाँ जी हमारे नंबर इतने आ गए। ग्रुप में शेयर कर लिया करें, पता लग जाएगा, मोटिवेशन भी हो जाएगी दूसरे लोगों को। और आपको भी थोड़ा सा, अगर आपने पिछली बार अच्छा काम नहीं किया तो आपको शेयर करने से आपको पता लगेगा कि नहीं मुझे ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए। तो दोनों ही हालतों में इट इज़ बेनिफिशियल। चलें आज का काम यहाँ पर ख़त्म करते हैं जी, मज़ीद बातें इंशाल्लाह जारी रहेंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।